अदिति त्यागी। बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे की। जी हां, उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। वहां की राजनीति में इन दिनों हर तरफ ब्राह्मणों की चर्चा है। जी हां, हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मण नाम की ही माला जप रही है। हर एक के अपने अपने ब्राह्मण हैं। कोई भगवान परशुराम के नाम पर मूर्तियां बनवाने की बात कर रहा है, तो कोई परशुराम के नाम पर अस्पताल और रैन बसेरे बनवाना चाहता है। इन सब से आगे बढ़कर बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने ब्राह्मणों के लिए जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस कराने की बात कही है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को निजी करार दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अचानक ब्राह्मण कार्ड के पीछे वजह क्या है, ये सवाल जरूर उठना चाहिए। मोदी सरकार के नए भारत की कल्पना में सबका साथ सबका विकास है। ऐसे में विकास के मुद्दे से फिर जात पात पर लौटना कितना ठीक है और कहां तक ठीक है। आज की बहस का सबसे अहम सवाल यही है कि जात पात ही चिल्लाएंगे तो फिर 21वीं सदी का भारत कैसे बनाएंगे, नया भारत कैसे बनाएंगे। खबर क्या है जल्दी से आपको बता देती हूं। गरीब ब्राह्मणों पर बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी का दावा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बीजेपी गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। गरीब ब्राह्मणों को मेडिकल इंश्योरेंस की तैयारी में है सरकार। समाजवादी पार्टी का दावा, यूपी की जनता बीजेपी से नाराज और ब्राह्मणों को संरक्षण देने वाला फिलहाल कोई नहीं है, ये जितिन प्रसाद कह रहे हैं। कल्याण के काम में बीजेपी धर्म जाति नहीं देखती, ये बीजेपी कह रही है। और हमारा सवाल ये है कि विकासवाद से फिर जातिवाद की ओर उत्तर प्रदेश, बहुजन से ब्राह्मणों पर आई यूपी की राजनीति। बड़ा सवाल वही, जात पात चिल्लाएंगे तो फिर नया भारत कैसे बनाएंगे। यूपी में फिर से योग्यता पर हावी जात पात। राम और परशुराम भी अब वोट के हथियार। ना योग्यता ना विकास पर, यूपी में वोट जात पर। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूं। हमारे साथ राजकुमार मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते आए हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम है, हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं, बीएसपी के स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही आप शांतनु गुप्ता को देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मेरा पहला सवाल, सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपसे शुरू करती हूं। और मेरा आपसे सवाल ये है कि अब योग्यता की बात नहीं होगी क्या इस देश में सर? न्यू इंडिया में, नए भारत में, 21वीं सदी के भारत में कुल मिलाकर सियासत, वो सियासत जो 21वीं सदी की बात करती है, जो भारत की सदी की बात करती है, जो मार्स की बात करती है, वो कुल मिलाकर वोट के लिए जात पर ही क्यों आ जाती है? देखिए, हमें अपने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, क्योंकि आपने हमारे ऊपर इंगित किया है अपनी शुरुआती इंट्रोडक्शन में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भारत के संविधान में यकीन रखते हैं। हमारी प्रतिबद्धता मंदिरों में और ये आस्थाओं के प्रश्न हैं, इसके अंदर नहीं है। हमारी आस्था है संविधान में, और संविधान के अंदर देखिए जो SC ST समूह है, इसके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। हम समता मूलक समाज चाहते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से ये जो SC ST समाज है, इसका उत्पीड़न हुआ है, जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। और इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान जब बनाया, उनके लिए विशेष प्रावधान किए। और ये हमारे देश के अंदर उनके लिए सब लोगों का एक विश्वास था कि नए भारत के निर्माण में इन लोगों को एक विशेष स्थान मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के बलात्कार के केस लगातार बढ़ रहे हैं, और सर्व समाज को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें किसान और बेरोजगार नौजवान ज्यादा है। आपको मालूम है कोरोना के संकट से मजदूर वापस गए हैं, किसानों की हालत खराब है, बेरोजगारी है। मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। मैं वही तो मेरा सवाल है कि बहुजन से अब ब्राह्मणों पर आ गए ना, वही सवाल है। मायावती जी क्या कह रही है, सुन लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। आई कीप माई डिबेट ऑन द टॉपिक, प्लीज। मायावती जी क्या कह रही है? नहीं, हम ये देखिए, यूपी भाजपा से सुन लीजिए ना, प्लीज प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, आई वुड अप्रिशिएट। आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हाँ सर, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगता है, जबकि ब्राह्मण समाज को वास्तव में बीमा से पहले उन्हें सरकार से अपने मान सम्मान व पूरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सरकार को इस और बेहतर ध्यान देना होगा तो बेहतर होगा। वही तो मेरा सवाल है सर।
आपका प्रश्न मुझसे है? जी जी, आप ही से है सर। मायावती जी का ही ट्वीट पढ़ा है मैंने। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार समाज में किसी भी वर्ग समूह को कोई भी किसी तरह की राहत नहीं दे पाई है। अब ये जातियों के कटघरे में खड़ा करके लोगों में एक टकराव पैदा करना चाहती है। अगर इन्होंने वास्तव में काम किया होता तो ये जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, करोड़ों की संख्या में आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं, किसान निराश और हताश है। गन्ना किसान हो, आलू का किसान हो, धान का किसान हो, गेहूं का किसान हो, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। प्लीज नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो उम्मीद करती हूँ आप ईमानदारी के साथ सवाल का जवाब देंगे कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाने वाले, खुद की मूर्ति लगाने वाले, अब परशुराम की मूर्ति लगाने की बात क्यों कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगी। लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि योग्यता आधार होनी चाहिए, काबिलियत आधार होनी चाहिए। हम 21वीं सदी के भारत में हैं, टैलेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सियासत कुल मिलाकर जाति पर ही क्यों आ जाती है, मैं ये नहीं समझ पाई। देखिए आदित्य जी, ये वो पार्टियां हैं जिनकी जमीन खिसक चुकी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। ये दोनों उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंक दी जा चुकी है और अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिसकी बेस ही हमारी नीति है कि हम सब समाज को साथ, सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी प्रांत का हो, किसी समुदाय का हो, किसी आस्था की बात कर रहे थे, किसी आस्था की मानने वाले हो। हम सबको एक साथ और एक इसमें बांध के चलते हैं और वो है एक नया भारत का जो निर्माण किया हमने, उसमें इन सब चीजों से उठकर हमने 2014 से राजनीति की है। इसलिए पूरे देश के हर वर्गों का सपोर्ट और समर्थन हमें प्राप्त है। इसीलिए आज अगर आप देखिए तो इनके लीडर की अगर आप देखिए लोकप्रियता 2014 के बाद और इनकी पार्टी की लोकप्रियता जो है जनाधार किस तरह से घटा है वो आपके सामने है, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। और मैं भदौरिया जी से कहूंगा कि वो 2014 से पहले के आंकड़े देखे कि उनकी बहन मायावती की लोकप्रियता के आंकड़ा और उनकी अपनी पार्टी के जो जनाधार था कितना कम हुआ है वो सबके सामने है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कुछ भी इनिशिएटिव ले, चाहे अखिलेश यादव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो, और या फिर बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो जो इस तरह की बातें कर रही है, सबका एक ही कारण है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 2017 में आपने देखे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के को जिस तरह की जीत दिलाई और उसके बाद सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बीजेपी के एमएलसी गरीब ब्राह्मणों को लेकर जो बात कह रहे हैं कि गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे। आप लोग बात तो सब वर्गों की करते हैं, आप बात तो सब धर्मों की करते हैं सर, लेकिन फिर भी तो ये बयान आप ही की पार्टी से जुड़े किसी शख्स का है ना सर। आदित्य जी, ये उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं। मैं आपको इस बयान के बारे में खंडन इसी वक्त किसी चैनल पे कर देता हूं। वो पहली बात के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है पार्टी के, उनके अपना निजी बयान हो सकता है। अगर मैं कुछ कहूं तो ये पार्टी की तरफ से मैं रख रहा हूं, मैं पार्टी का अधिकृत, तो वो अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनका अपना बयान हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। पार्टी की जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें सबको साथ लेके चलने की है। किसी की जात को नहीं देखे, किसी के प्रांत को नहीं देखे, किसी की आस्था को नहीं देखे, बल्कि हमने जिस तरह से आप देखिए जो ठीक है सर, सब प्लीज आपने अपनी बात रख ली। हमारे साथ अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी से, मैं आगे आपको फ्लोर दे दूंगी सर, वापस आगे फ्लोर दे दूंगी आपको। प्लीज अनुराग भदौरिया, परशुराम को लेकर तो आपके यहाँ भी बहुत कंपटीशन हो रहा है ना? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो, मुझसे ज्यादा शायद आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, पैनल में बैठे सभी लोग जानते होंगे कि समाजवादी हमेशा विकास की बात करते हैं और आज भी जो भी काम समाजवादियों ने किया है उसी का फीता भारतीय जनता पार्टी लगातार काटती जा रही है उत्तर प्रदेश में। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, जो आपने बोला परशुराम की मूर्ति का, मैं आपको बता दूं उसके पहले हमने बजरंगबली की मूर्ति लगाई थी 2014 में, तब तो किसी की आवाज नहीं आई। 2015 में हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई थी तो किसी की आवाज नहीं आई। परशुराम को, ये भगवान को आप जात से क्यों जोड़ना चाहते हैं? परशुराम को भी आप जात में बांट देंगे क्या? परशुराम की माँ क्षत्रिय थी, परशुराम जी पंडित जी थे जैसा बताते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना धनुष था उनको श्री भगवान को दे दिया था, चक्र उन्होंने कृष्ण भगवान को दे दिया था। अब बताइए, वो छठे विष्णु के अवतार थे। अब भगवान को अगर जाति में भारतीय जनता पार्टी बांटेगी तो इससे बड़ी शर्म की बात देश के लिए नहीं हो सकती। अगर आप श्री राम को भी जात में बांट देंगे, श्री राम तो सभी जात के हैं, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई भी हो। परशुराम भी सभी जात के, भगवान की भी कोई जात होती है क्या? हमने भगवान के, अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट की कि मैं भगवान की मूर्ति लगाना चाहता हूँ, हम परशुराम जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा लगाइए भाई, क्योंकि भगवान का मामला है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, इनको शायद मालूम नहीं है, इनके एक विधायक और हैं, देवमणि त्रिपाठी द्विवेदी जी, जिन्होंने आज ही चिट्ठी लिखी है विधानसभा के अंदर में और क्वेश्चन मांगा है सरकार से, अपनी सरकार से पूछा है, बताइए सरकार बताइए कितनी ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस 3.5 सालों में। अपने ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं इनके विधायक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाति धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आ रही है, वो डेवलपमेंट की बात करती कब है भाई? आप देखो जो हाल है देश की इस हालात में, कोरोना काल में, किस आप बताइए कोरोना की समस्या पे कब ये बात करते हैं, कब बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे कब बात करते हैं, कब बात करते हैं महंगाई पे, कब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नहीं करते ना ये। विकास की बात आपने भी नहीं की, विकास की बात हमने की ना। अरे आपने देखा होगा आपके सारे विकास, आपके पूरे नैरेटिव में विकास का ही नहीं था, आपके पूरे नैरेटिव में विकास का ही नहीं था। 8 घंटे में दिल्ली से राजेश कुमार मिश्रा, ऐसा सुनिए मेरी बात समाजवादी का बनाया हुआ है, और लगातार मेट्रो हमारी समाजवादी की, जो हॉस्पिटल में आज कोरोना के इलाज हो रहा है, कोविड हॉस्पिटल जितने भी है, ये समाजवादी की देन है। और बच्चों को लैपटॉप दिया था जिससे ऑनलाइन एजुकेशन की आज सरकार, प्रधानमंत्री जी भी 15 अगस्त को बोल रहे थे कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, वो एजुकेशन का लैपटॉप भी समाजवादी ने दिया हुआ है। कर सकते हैं, आप सुनिए मेरी बात, उनको स्मार्टफोन भी देंगे। आप मुद्दे पर रहिए पहली बात, और जो मैं सवाल करी उसका जवाब दीजिए और नॉन स्टॉप मत बोलिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, क्योंकि दूसरे पैनलिस्ट जो है वो अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे दर्शकों को कम सुनाई देता है, ना मेरी श्रवण शक्ति में कोई प्रॉब्लम है, हमें ठीक सुनाई देता है। प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजेश कुमार मिश्रा जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, मैं जितिन प्रसाद के ट्वीट पढ़ रही हूँ। सर, आप लोग पूछने ही आए हैं, आपको पूछने के लिए बुलाया है, आपसे भी कुछ सवाल है जिनके जवाब आप नहीं दे पा रहे अनुराग जी, उनके बारे में भी सोचिए। जितिन प्रसाद, ब्राह्मण जाग गया, आप लोग कभी नहीं करते, आप में से कोई नहीं करता जात पात की सियासत, लेकिन बयान क्या होते हैं वो सबको दिखाई देते हैं, जनता उसको सब समझ आता है। ब्राह्मण जाग गया, क्या मतलब है इसका? ब्रह्म चेतना संवाद। त्यागी जी, सर मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति बुला सकते हैं। सुनिए, किसने क्या कहा, मैं ये त्यागी जी, किसने क्या कहा मैं नहीं जानता। मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति मेरा जहां तक मानना है, आप विकास की बात, हाँ बिल्कुल, मैं अदिति जी आपको कह रहा हूं, और मेरा जहां तक मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, ये सबका साथ सबका विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिंदा रहेगा तब न उस विकास का वो भागीदार बनेगा। आज तो ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, पिछले 1.5 महीने के अंदर 2 से 2.5 हजार हत्याएं हो चुकी हैं। अभी 3 दिन पहले प्रतापगढ़ में बेटे का और बाप का दोनों को कुल्हाड़ी से काटा गया है, गोरखपुर में हत्या हुई, बनारस में 4 दिन पहले हत्या हुई, 1.5 से 2 हजार हत्याएं हो चुकी हैं। आज सवाल इस बात का नहीं है कि कौन जात का नाम लेके वोट मांग रहा है या कौन नहीं मांग रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। आज ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब, तो सर आप मुझसे ये कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से चाहिए। वोट मांगेगी। मैं क्या कह रही हूँ राजेश जी, कांग्रेस पार्टी ना जात पर ना पात पर वोट लगेगी, जी जो जात पर वोट मांग रहा है, जात पर वोट मांगेगी, वो बात कर रहा है कि गरीब ब्राह्मणों को हम जात पर वोट मांगेगी। अब इसको बदलना पड़ेगा, जात पर वोट नहीं मांग रहे हैं। आज तो सवाल ये है, कांग्रेस के नारे को बदलना पड़ेगा। जफर इस्लाम, आदित्य जी, हम वोट की बात कर ही नहीं रहे हैं। सुनिए आपका जवाब दिलाइए, बात सुन लीजिए, हम वोट की बात कर ही नहीं रहे हैं। सुनिए, हम बात ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जीवित बचेगा या नहीं बचेगा। कैसे आप लोग ये सिक्योरिटी का नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना, आप जातियों के इर्द गिर्द, लोगों के इर्द गिर्द। प्लीज, जफर इस्लाम, हमने मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम जीवन बीमा की बात कर रहे हैं। जफर इस्लाम, बचेगा या नहीं बचेगा, आज तो सवाल। अरे भाई सुन लीजिए, आप तो देश को खत्म करने की नीतियां आपकी, आपको समाज को तोड़ने की नीतियां आपकी, इसलिए पूरे तौर से आपने ये ठान लिया है कि समाज को तोड़ के राजनीति करनी है, और वैसे ही आपने 70 साल तक किया है कि समाज को बांटो तभी हमारी सत्ता चलेगी। और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कांग्रेस सत्ता में रही थी समाज को तोड़ने वाली नीतियों के साथ, चाहे आप ब्राह्मण समाज को साथ लेके हिंदू मुस्लिम को बांट के, इस तरह से आपने किया। हमारी वो नीतियां नहीं है।
हम सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी के देखिए उनकी क्या सोच है, समाजवादी पार्टी की सोच है, मुस्लिम यादव यही तो उनकी सोच है, समाजवादी पार्टी की सोच, मुस्लिम यादव कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी दलित को लेकर चलो और एक बार में मुझे इस डिबेट में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे। हमारे पूरी नीतियों को देखिए हर बार। अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार के जो वेलफेयर स्कीम है उसको आप देखिए किस तरह से हमने समाज के हर वर्ग के लिए लिया। जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना, तो क्या मैं इसके लिए समाज के ये देखूंगा कि उनका जात और पात क्या है? गरीबों तक अगर हम कोई वेलफेयर स्कीम पहुंचाते हैं, अगर गैस कनेक्शन पहुंचाते हैं, तो क्या जात पात देख के देखते हैं? उसकी सूची मंगवाइए, उनके सामने दिखाइए इनको किस तरह से हमने दिया सबको, बिना जात पात और बिना राजेश जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। राजेश जी आपका सवाल, उसके बाद शांतनु गुप्ता प्लीज, और वो जरा डेटा लेकर आइए ब्राह्मणों के वोटिंग परसेंटेज को लेकर प्लीज। जी मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये कह रहा हूँ, आप गैस का सिलेंडर बांट रहे हो, आप खेत दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सब सही है, मैं मान लेता हूँ कि सब सही है, लेकिन जब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में जिंदा बचेगा तब कुछ सही होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि खोज के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1.5 से 2 लाख ब्राह्मण मार दिए गए, और आप अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप वोट की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी वोट की बात ही नहीं कर रही है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जिंदा रहने दो, हम तो ये कह रहे हैं कि समाज का सबसे बुद्धिजीवी समाज ब्राह्मण समाज माना गया है, जिसे प्राचीन काल में कहा गया कि वो मुखौटा होगा, ब्राह्मण मुखौटा है किसी व्यक्ति का, और उस मुखौटे की आज हत्या हो रही है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होती। अभी आपने क्या कहा? पहली बात दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय होती है, चैनल किसी भी राय को एंडोर्स नहीं करता है, हमारे जैसे चैनल किसी भी राय को एंडोर्स नहीं करता है। राजेश जी, आपने बुद्धि को भी क्या जातियों में बांट दिया है सर? सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समाज होता है आपके हिसाब से, आप ये जो बात कह रहे हैं, आपके हिसाब से बुद्धि को भी आपने जातियों में बांट दिया है? नहीं, मैं जो महान है आप लोग सर, इसीलिए इस देश की सियासत जाति पर अटकी हुई है सर, इसीलिए अटकी हुई है इस देश की सियासत, इसीलिए इस देश की सियासत वही है जहां पर इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग बोलते क्या है, शायद आपको खुद इस बात का इल्म नहीं होता, आप लोग कुछ भी बोलते हैं। इस देश का संविधान क्या कहता है? इस देश का संविधान क्या कहता है राजेश जी? राजेश जी, इस देश का संविधान क्या कहता है सर? 3-4 पहलू इस खबर से जुड़े अपने दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को समझ आना चाहिए आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं। सर एक बार फिर से लेकर आइए, ब्राह्मणों की मौजूदगी की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो हम आपको लगातार ये देखिए, संविधान जाति भेद नहीं सिखाता, इस देश में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलग अलग आर्टिकल्स क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, साफ करते हैं धर्म भाषा जाति लिंग के आधार पर इस देश में भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, ये देश का संविधान कहता है। शायद ये सियासत को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, और वोट बैंक की जब मैं बात करी तो आपको ये भी बता देती हूँ, थोड़ा सा डेटा है जिस पर नजर डालना आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की परसेंटेज की, आबादी की बात यहां पर अगर हम करें तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी कि कितनी परसेंटेज यहां पर ब्राह्मणों की है, क्यों ये लड़ाई अब बहुजन से ब्राह्मणों पर आ गई है, ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए तो अलग अलग सोर्स जो है अलग अलग डेटा देता है, करीब 9%। वहीं अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज, वो इसे करीब 10% रखते हैं, वहीं कुछ डेटा इसे 14% तक मानता है। आपको यहां पर यह भी बता देती हूं, 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करूं, ब्राह्मण वोट की बात करूं, तो वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मण वोट 82% बीजेपी के साथ है, समाजवादी पार्टी को 6% मिला, कांग्रेस को 6% मिला, और साथ ही अन्य को 6% मिला। तो समझिए, ये जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक की लड़ाई है, इस बात को आपको यहां पर समझना है। इसके अलावा बीजेपी के साथ ही वोट बैंक की बात करूं तो 2014 का लोकसभा इलेक्शन, तब भी करीब 72% ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा, और उसकी स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस वोट बैंक को दिया गया। और उससे पहले मायावती की सोशल इंजीनियरिंग आपको याद होगी, जब बीजेपी से ये वोट बैंक छिड़का तो किस तरह से छिड़का, और किस तरह आपने सियासी समीकरणों को, चुनावी समीकरणों को बदलते हुए देखा, वो भी बाकायदा तथ्यों के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचा रहे। शांतनु गुप्ता, आपसे सवाल मेरा सीधा सा है, ये कॉन्टेक्स्ट देना, ये संदर्भ देना बहुत जरूरी था दर्शकों के लिए, इसलिए आंकड़े भी लेकर आई, सवाल भी लेकर आई। लेकिन मेरा सवाल कुल मिलाकर, जिस सवाल के साथ मैंने शुरू किया, 21वीं सदी हिंदुस्तान की, एशिया की सदी, भारत की सदी, योग्यता की बात, काबिलियत की बात, लेकिन कुल मिलाकर देश की जो राजनीति है
वो जाति पर क्यों लौट आती है? शांतनु की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शांतनु गुप्ता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, शांतनु गुप्ता की आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सुरेंद्र भदौरिया जी अब बात कीजिए सर। डेटा भी मैंने रख दिया, सोशल इंजीनियरिंग भी मैंने बता दी। जी सर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि हमारी जमीन खिसक रही है। इनको ये शायद जानकारी नहीं है कि इनकी पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता लोग रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर दीन दयाल उपाध्याय तक, इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पे चुनाव भी हारे हुए लोगों में से हैं। शायद ही इनका कोई बड़ा नेता है जो चुनाव ना हारा हो। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी जी अटल बिहारी वाजपेयी सर प्लीज एक एक करके प्लीज ये शांतनु गुप्ता को फ्लोर देना है। सुरेंद्र भदौरिया जी सर आप प्लीज 30 सेकंड में अपना काउंटर पूरा कर लीजिए। देखिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जो है, मैं ये कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा में चुनाव हारे हैं, श्री दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर में चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के कौन सज्जन बोल रहे हैं बीच में, और जो वोट बैंक में जिसपे टिकी देखिए अगर अगर मुझे तो आदत है नहीं बीच में बोलने की, इनको बीच में बोलने की आदत है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं इनके साथ बहस में बैठता नहीं हूं। जफर इस्लाम को इतनी भी संतोष नहीं है कि अपने समय में बोले। आप वाजपेयी जी आप हमसे सवाल करिए तो पहले मैं अपना उत्तर को दे दूं। मुझे उत्तर दे लेने दीजिए, उसके बाद अब 1 नहीं 10 सवाल करिएगा। सुनिए आप लोग जरा शांत हो जाइए, आप लोग जरा शांत हो जाइए, क्योंकि इस तरह से दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है। आप लोग शांत हो जाइए। सुरेंद्र भदौरिया जी, जफर इस्लाम दोनों को मैं वापस फ्लोर दूंगी। शांतनु आपका कमेंट ले लेती हूँ पहले प्लीज, वक्त जाया होता है, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, प्लीज प्लीज। मैं चाहती हूँ जी न्यूज की बहस देखकर बच्चे बहस करना सीखे, डिबेट करना सीखे। सर एक दूसरे पर चिल्लाइए नहीं, ये डिबेट नहीं होती, ऐसी डिबेट मैं नहीं करती। शांतनु गुप्ता प्लीज एक एक करके। शांतनु गुप्ता। अदिति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 3 दशक में जो उत्तर प्रदेश में काफी राज किया है, वो सोशल इंजीनियरिंग, आपने बिल्कुल ठीक टर्म यूज करा, सोशल इंजीनियरिंग के बेस पे किया है। और उस पे उन्होंने बड़े सटीक नारे भी दिए। पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा कि मैं बहुजनों के पास जाती हूँ, उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, सबको पता है उत्तर प्रदेश में। फिर उनको लगा नहीं ब्राह्मणों को भी साथ लाना है, तो उन्होंने सतीश मिश्रा को साथ में ले लिया और कहना शुरू कर दिया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सबको पता है कैसे इनके लिए कॉम्बिनेशंस हैं, इनके लिए सब ये कॉम्बिनेशंस हैं। कभी वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जय भीम और जय मीम के नारे लग जाते हैं। तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी में आते हैं तो एमवाई कॉम्बिनेशन बन जाता है और मुस्लिम और यादव बन जाते हैं। साथ में देखते हैं कि जो अपर कास्ट है सो कॉल्ड, वो भी वो साथ में रखें। तो इसी के लिए कभी वो आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी उनके फेवर में बोलते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलते हैं। 2014 के इलेक्शन में उन्होंने देखा, हमने पहली बार देखा कि जो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सबने नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए। और 2019 में फिर हुआ, 2017 में योगी के पीछे खड़े हुए। तो तब उन्होंने देख लिया कि अब जाति समीकरण खत्म हो गई है। बीच बीच में लाते रहते हैं ऐसा कुछ ना कुछ कि किसी तरह से हम छोटा वोट बैंक ले पाए, लेकिन मेरे ख्याल से छोटा मोटा डिबेट में इधर रहेगी, लेकिन अब जाति धीरे धीरे भारत में उसकी महत्ता खत्म हो रही है। अर्बन सेंटर में पहली खत्म हो चुकी है, हमें पता भी नहीं होता हमारे बगल में जो व्यक्ति हमारे ऑफिस में काम कर रहा है वो किस जाति से आता है। धीरे धीरे उसकी महत्ता और खत्म होती जाएगी। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा, जब हम सिफोलॉजिस्ट कहते हैं कि 9% ब्राह्मण है, इतने यादव हैं, इसका वोट उसको मिला, मेरे ख्याल से उसको भी हमें उस कमेंट्री को खत्म करना चाहिए। अगर हम उसे करते रहेंगे, चैनल्स पे डेटा दिखाते रहेंगे, तो वो रिट्रेट होता रहेगा, उसकी कास्ट कॉन्शियसनेस बनती रहेगी। हमें कास्ट कॉन्शियसनेस खत्म करनी होगी। शांतनु, डेटा दिखाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। नहीं, सच्चाई नहीं बदलती, लेकिन डेटा दिखाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, और डेटा दिखाने से लोगों को बात समझ आएगी। क्योंकि कुल मिलाकर ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं कि यहाँ पर लड़ाई किस बात की है। यहाँ पर लड़ाई वोट बैंक की है, और सच दिखाना किसी भी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म का काम है। खबर को समझाना, दर्शकों को संदर्भ देना, दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, डेटा के माध्यम से दिखाना, ये मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का हिस्सा है। किसी भी चीज को कारपेट के नीचे डाल देने से वो एग्जिस्ट करना बंद कर देती है, ऐसा मैं नहीं मानती। लेकिन सुरेंद्र भदौरिया जी बहुत अच्छे नारा उठाए, शांतनु ने 2 नारे उठाए, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने इस बात को उठाया। पार्टी किस तरह से अपना स्टैंड बदला है बहुजन समाज पार्टी ने, वो दोनों नारे खुद ही बयां कर दे रहे हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी अपना स्टैंड नहीं बदला। बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी निर्धन गरीब लोगों के लिए, क्योंकि हम मानते हैं
कि दलित, शोषित समाज के, वंचित समाज के लोगों के साथ हजारों वर्षों से जुल्म और अन्याय हुआ है, तो उनको हमें आगे बढ़ाना है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्राथमिकताएं थी। हम उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी हैं, इनकी तरह नहीं है कि आज इधर से अपने पार्टी के इनके पास कोई महापुरुष है नहीं, कभी इधर के ले लेते हैं, कभी ये सरदार पटेल का नाम लेने लग जाती है बीजेपी, कभी ये जो इनकी पार्टी से कभी कोई रिश्ता नहीं रखते हैं उन लोगों के ये नाम लेने लग जाते हैं, अपना परम पूज्य बाबा साहब का भी नाम लेने लग जाते हैं। इनके पास अपने पार्टी के महापुरुष नहीं है, ये केवल इस तरह से इधर उधर से उधार मांगकर अपनी राजनीति करते रहे। बहुजन समाज पार्टी एक प्रतिबद्धता रखती है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए 4% जीडीपी था उत्तर प्रदेश के जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने के पहले, उनके पास उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 9% प्रतिबद्धता तो रखती है, तभी तो परशुराम की बात की जा रही है। विकास हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिबद्धता तो रखती है, इसीलिए परशुराम की बात की जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जो सोशल इंजीनियरिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया 2007 में, वो दिखाता है कि प्रतिबद्धता कहाँ पर है, किसकी प्रतिबद्धता है, कौन कहाँ पर किस लिए क्या काम कर रहा है। शांतनु गुप्ता आपका काउंटर, और उसके बाद राजेश कुमार मिश्रा आपका रुख करूंगे। जी, मैं आपकी बात पे कहूंगा कि हाँ, आपने बिल्कुल कहा, डेटा दिखाना बिल्कुल ठीक है और आपको एक रिस्पॉन्सिबल चैनल की तरह दिखाना चाहिए। लेकिन मेरा उसमें काउंटर ये है अदिति, जितनी आप कास्ट की बात करेंगे उसकी कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। संघ में बहुत अच्छा है, कुछ बड़े नामों को छोड़कर आपको संघ के व्यक्ति का बस पहला नाम की बात करते हैं। मैं बहुत समय से आलोक जी को जानता हूँ मेरठ के, मुझे पता ही नहीं वो क्या है। मुझे किसी ने पूछा आलोक जी क्या लिखते हैं, मैंने कहा मुझे पता नहीं, उनका मैं सालों से जानता हूँ आलोक जी। हमारे साथ सुशील कुमार जुड़ गए, हमारे साथ सुशील कुमार जुड़ गए हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आज मैं एक ऐसी चर्चा कर रही हूँ क्योंकि जब मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, जब मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट काबिलियत, योग्यता, हिंदुस्तान का दम और कई बार सिस्टम को चैलेंज करते हुए जीत दर्ज करना। लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द ये धर्म, जाति, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कैसे, क्या लगता है आपको हिंदुस्तान को पीछे नहीं ले जाते? जिस हिंदुस्तान का नाम आप रोशन करते हैं उसी को पीछे नहीं ले आते? मैं मैम एक आपके माध्यम से एक ही चीज सभी को कहना चाहूंगा कि दो ही लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं। मैं तो मानता हूं ये, और मेरी टीम में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सभी लोग हैं और हर धर्म का आदमी है। यहाँ हम इकट्ठे खाना खाते हैं और इकट्ठे टूर्नामेंट लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उस जीत में उनका भी हिस्सा है। तो मैं तो आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहूंगा कि इन चीजों से परे हटके देश के लिए सोचें, देश के लिए अच्छा काम करें और हमारा देश आज ऐसे मोड़ पे है कि बहुत उन्नति वो करेगा। आप उन्नति की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जो बात यहाँ पर आपको इस पूरे प्रोग्राम में लाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि युवा देखें आपको, हिंदुस्तान देखे आपको, हिंदुस्तान सुने आपको, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ किया है, हिंदुस्तान का मान सम्मान जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बढ़ाया है, उसके लिए हम सबको आप पर बहुत फक्र है। लेकिन जब एट द सेम टाइम मैं ऐसा डिस्कशन कर रही हूँ तो सवाल ये भी आता है कि जिस भारत की बात, जिस न्यू इंडिया की बात हम आपके माध्यम से करते हैं, सियासत उस न्यू इंडिया को पीछे कैसे खींच लेती है? ऐसे कैसे बनेगा न्यू इंडिया? ऐसे कैसे बनेगी 21वीं सदी भारत की? मैं जब यही बात कह रहा हूं मैम कि हमें देश हित में सोचना चाहिए। जहां अब हम देश से बाहर कहीं भी हम जाते हैं तो सुशील को इंडिया के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, ना कि मेरी जाति से, ना मेरे धर्म से, इससे नहीं जाना जाता है। वो यही कहेंगे कि ये इंडियन है और ये देश के लिए खेल रहा है, अपने देश का गौरव बढ़ा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये बात सुन के, और मैं फिर यही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारा युवा देश के प्रति बहुत जागरूक है और वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, मगर इन चीजों से हमें बहुत दूर रहना पड़ेगा, जब भी हम अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने युवाओं को एक अच्छी सोच दें कि हमें देश में एकजुट रहना है, जाति धर्म में नहीं बंटना है। और आप देश के एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, आप जाति धर्म में नहीं बंधने की बात कर रहे हैं। बात आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि सियासत को ये बात समझ नहीं आती, वोट की लड़ाई हो जाती है? मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, सियासत इतनी जानता नहीं हूँ, और मैं अपने जीवन की जो बातें हैं, जो मेरे गुरु हैं पद्मश्री महावीर सतपाल जी, जिन्होंने हमें ये चीज सिखाई है कि एक अच्छा आदमी होता है, एक बुरा आदमी होता है। मैं तो यही चीज जानता हूँ, बुरे आदमी को से हाथ जोड़ के दूर रहो और अच्छे आदमियों के इर्द गिर्द रहो, और जब भी आपकी उन्नति होगी। और जाति धर्म, हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, सिख भी है,
और हर जात के लोग भी हैं, मगर कभी किसी को ये नहीं महसूस होता कि मैं यहाँ इस तरीके से हूँ। वो बस एक खिलाड़ी के नाम से खिलाड़ी हूँ मैं, और खिलाड़ी पूरे देश का होता है। और मैं बस यही चीज कहूंगा, यही भावना जो मेरे अंदर है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एकजुट रहो और फालतू की चीजों में ना पड़ो। आप यहाँ पर युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप यहाँ पर चैंपियन वाली सोच को बताते हैं, उसकी व्याख्या क्या है उस सोच की, वो आप यहाँ पर बताते हैं। थोड़े से टिप्स दे जाइए सियासतदान को भी, व्हाट इट टेक्स टू बी अ चैंपियन, बता दीजिए। मैं यही कहूंगा कि आप बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने आप सोसाइटी ठीक हो जाएगी। अपने आप बड़ों का आशीर्वाद आप लें, छोटों से को इतना प्यार करें कि कहीं भी आपको मिल जाए तो आप उनको अच्छी चीजें सिखाओ। युवाओं के एक्सपेक्टेशंस इस मौजूदा हालात में क्या होते हैं? आप उनके हाँ बोलिए। मैम आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई छुआछूत नहीं होती है, और छुआछूत से परे होकर हमें एकजुट रहकर देश का गौरव बढ़ाना है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात कह दी। अब ये सियासतदान पर है, ये देश की सियासत पर है, वो आपकी इस बात को कितना गंभीरता से लेती है, कितना समझती है, खुद कितना साफ होना चाहती है, और या फिर ये कुल मिलाकर लड़ाई वोट के लिए ही है। कुल मिलाकर पूरी बात देश की नहीं, वोट बैंक की है। ये सियासतदान पर निर्भर करता है कुल मिलाकर। राजेश कुमार मिश्रा सर, सुन लिया आपने? जी, आप लोग तो जात पात पर ही अटके हुए हैं। सुन लिया। हिंदुस्तान का नाम चमकाने वाले कहां तक गए, किस हद तक गए, देखिए वो भी आपने सुन लिया। आदिति जी पहले हमारी भी बात आप सुन लीजिए। मैं जो हमारे नेशनल प्लेयर हैं उनकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। हमारा कहना दूसरा है, हम जात की बात नहीं करते, लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर हमें जीवित रहने का अधिकार है कि नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस विकास की आप चर्चा कर रही हैं, हिंदुस्तान के अंदर 47 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सारे हमारी सरकारी संस्थाएं बेच दी गई, सारे हिंदुस्तान के अगल बगल जितने देश हैं सारे देश हमारे दुश्मन होते जा रहे हैं। नेपाल ऐसा देश हमारा नक्शा बदल रहा है, हमारे जमीन को कब्जा कर रहा है, और हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं वोट कोई किसी को दे दे। राजेश जी, हर पार्टी वोट मांग ले, लेकर आना मैं उस पर चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पे लेके आना नेपाल को लेकर थोड़ी सी मेरी जिम्मेदारी है। ओली जी का फोन कॉल आपको पता है, लेटेस्ट नेपाल और हिंदुस्तान के संबंध कहाँ खड़े हैं, बातचीत को लेकर जो तारीख है आपको पता है। सुनिए सर, तथ्यों पे रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं गुमराह नहीं करने दे सकती, कम से कम तथ्यों के मामले में। तार्किक आप दलील कोई भी दे लीजिए, तथ्यों पर मुझे गुमराह मत कीजिएगा और ना ही व्यूअर्स को गुमराह कीजिएगा। सुनिए, मेरी पीएचडी है, सुनिए, नेपाल के लेफ्टिस्ट पार्टी पे मेरी पीएचडी है, इसलिए मैं काठमांडू रह के मैंने सर, मुझे आपकी पीएचडी पर किसी तरह का कोई शक नहीं है सर, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन प्लीज हम तथ्यों पर रहेंगे, डिबेट पर रहेंगे, बेहतर होगा सर। तथ्यों पर रहेंगे, डिबेट पर रहेंगे, बेहतर होगा। और फिर अगर आपने फॉरेन अफेयर्स पर, सर बड़ी अच्छी बात है आपकी फॉरेन कंट्री के ऊपर रिसर्च है, तो फिर तो सर आपका जो विजन है और ब्रॉड होना चाहिए। आप तो जिस तरह से जाति की बात कर रहे हैं इस डिबेट में खुलकर, वो तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। राजनीति में वोट कोई किसी को दे दे, जिसको जहां इच्छा करे दे दे, लेकिन हमें जिंदा रहने का अधिकार है कि नहीं है, मैं तो इस पर चर्चा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वोट कौन किसको देगा। हर पार्टी वोट मांगने की हकदार है, हर पार्टी को वोट मांगना चाहिए लोकतंत्र में, जाके लोग वोट मांगे। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के, मैं देश की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूपी की बात कर रहा हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, लेकिन किस आधार पर अधिकार है कि नहीं है, मैं इस पर चर्चा। भाषण मत दीजिए सर, प्लीज तार्किक बात कीजिए, तार्किक बात कीजिए। किस आधार पर वोट मांगेंगे? जाति के आधार पर वोट मांगेंगे क्या सर? जाति की बात करेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि मैं वोट कोई किसी को दो, मैं वोट तो मांग ही नहीं रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। देश के और इसीलिए हम सुशील कुमार को जानबूझकर इस चर्चा में लेकर आए, ताकि आपको समझ में आए कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले किस तरह के स्टैंडर्ड सेट करते हैं और हमारी सियासत किस तरह का। अनुराग भदौरिया, पहले आपका कमेंट लूंगी, उसके बाद जफर इस्लाम, आप सुधींद्र भदौरिया का भी, और साथ ही अनुराग भदौरिया को भी काउंटर करें प्लीज। जी आदित्य जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। सुशील जी भी वही बात कह रहे थे
कि देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति की है और आज पूरा देश जान चुका है। सुशील जी भी वही बात कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, देश के अंदर में अगर कोई जाति धर्म की राजनीति करता है, विकास के नाम की बात ही नहीं करता, तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करनी है। और आदित्य जी, आप भी इस बात को जानती है कि विकास की और डेवलपमेंट की किसी ने बात की है, हमेशा तो समाजवादियों ने की है। और अभी भी आपने देखा शांतनु जी ने डायलॉग बताया मायावती जी के, लेकिन समाजवादी के डायलॉग नहीं बता पाए। कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश की, लेकिन मेरा डायलॉग यही है कि मेरा काम बोलता है, समाजवादी का काम बोलता है। ये मेरा डायलॉग है, शांतनु जी लिख लीजिए, दोबारा जब किसी डिबेट में आएंगे तो बोलिएगा कि समाजवादी लोग बोलते हैं कि उनका काम बोलता है, जिसका फीता आज तक योगी जी काटते जा रहे हैं। और जहां तक योगी जी की बात है, जिन्होंने अभी बोला योगी जी के पीछे इलेक्शन लड़ा गया, 2017 में योगी जी के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया, 2017 में भी आपने जाति धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती है, इसके अलावा किसी चीज पे राजनीति नहीं करती। वो विकास उनके एजेंडे में ही नहीं रहता है। अगर विकास उनके एजेंडे में होता तो आज पूरे देश की हालत, मुझे 5 सेकंड और दीजिए, आज देश की हालत इतनी बुरी नहीं होती, किसान आत्महत्या कर रहा होता। आज देश की हालत नहीं होती कि आपको नए नए यहाँ पे डायलॉग देना पड़ता कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नया भारत, उसका आत्मनिर्भर, फिर आप आ गए लोकल फॉर वोकल। तो इतने जो आपने डायलॉग दिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आज भी वही अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी लोग बेरोजगार है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी हमारा अर्थव्यवस्था चमड़ा हुई है, आज भी महंगाई उतनी है देश के अंदर में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति। शांतनु गुप्ता का आपने पहले नाम लिया, शांतनु गुप्ता का अकाउंट है, उसके बाद जफर इस्लाम। मैं बस थोड़ी सी बात कहूंगा। देखिए, अगर किसी को भी, जिसको भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है, उसको पता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही केवल जाति पे हैं। एक यादव को प्रोडोमिनेट करती है और देखती है साथ में किसका वोट ले पाए, एक बहुजन को प्रोडोमिनेट करती है साथ में किसका वोट पाए। सबको पता है कि वो कैसी जाति, बल्कि हाई कोर्ट में जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर, तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उनकी पुलिस की 40,000 की भर्ती कैंसिल कर दी। और वो भर्तियां, पुलिस जो 3 लाख पुलिस होनी चाहिए थी, 1.5 लाख पुलिस फोर्स से काम किया अखिलेश यादव ने। अब जाके योगी आदित्यनाथ ने हायर करी, हाई कोर्ट ने कहा तुमने क्या सब यादव भर दिए, आपने टेस्ट भी नहीं लिया ठीक से केवल। तो इनके मुझे ये बातें भी ठीक नहीं लग रही है। देखिए, जो नया कॉम्बिनेशन ब्राह्मण का आया है, कांग्रेस नहीं एंटर कर रही है, वो प्रियंका गांधी को लाना चाह रही है। वो ब्राह्मण का कार्ड लगातार खेल रहे हैं, कभी जितेंद्र प्रसाद के थ्रू खेल रहे हैं, और इस ब्राह्मण कार्ड को लाना चाह रहे हैं कि छोटा सा जो वोट छिटक पाए किसी से, वो हम ले पाए। तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी उसके पीछे लगी। ठीक, जफर इस्लाम। देखिए आदित्य जी, अगर किसी इन दो पार्टियों के बारे में बताता हूं कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम का नारा इनका है, उनका जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन इनका है। हमने कभी कॉम्बिनेशन की बात नहीं की। और आप देखिए, हमने शुरू से एक ही बात की, अगर आप प्रधानमंत्री का भी आपने स्पीच सुना है और बार बार हर पार्टी लीडर्स का स्पीच सुनाइए, हम सब समाज को एक साथ, एक वर्ग, हर वर्ग को लेके साथ चलना चाहते हैं, ना कि एक वर्ग को। अब इनकी पूरी राजनीति खत्म हो चुकी है, इसलिए बार बार भदौरिया जी हम पे चिल्लाने लगे। हकीकत बात है कि मेरी बात का जवाब नहीं है उनके पास। ये जानते हैं कि सिर्फ हाथी बना सकते हैं और इनकी मूर्ति बना सकते हैं बहन मायावती की, उसके अलावा इनको विकास कुछ आता नहीं है। उनके अलावा जो है विनाश करना जानते हैं, विकास जानते नहीं है। वही हल है समाजवादी पार्टी का। अगर किसी एक पार्टी ने वाकई गरीब समाज के गरीब वर्गों का ध्यान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने हर वर्ग के हर लोगों का ध्यान दिया है, चाहे कोई वर्ग हो। ये बात करते हैं विकास की, क्या इन्होंने विकास किया है? मेरा काम बोलता है, काम तो बोलता है। 2017 में आपने काम बोलता है का नारा देते रहे, लेकिन पूरी प्रदेश की जनता ने तो आपको देखा ही नहीं, आपके काम को किसी नहीं देखा, तो आप वोट आपको नहीं दिया। अरे भदौरिया जी, अभी तो आप प्रवचन दे रहे थे, अब वही गलत काम आप कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में बोलते जा रहे हैं। देखिए, प्रवचन मत कीजिए। हकीकत जानते हैं, हर लोग जानता है कि आप वोट बैंक की राजनीति करते थे, अब वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया। आप लोग का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। अब ऐसी राजनीति हो रही है जहाँ समाज के हर वर्ग को और विकास की राजनीति, भारत जो है उसमें आप जैसे पार्टियों का कोई गुजारा नहीं होगा। ये शोभा नहीं देता कि आप एंकर बने। भदौरिया जी, थोड़ा सुन लीजिए, अपने बारे में तारीफी बता रहा हूँ आपको। अदिति जी मुझसे प्रश्न कर रही थी, आप एंकर बन बैठे। आपसे बिल्कुल प्रश्न नहीं कर रही थी, जब आप एंकर, आपसे प्रश्न नहीं कर रही थी, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा था। आप एंकर का रोल करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अदिति जी मुझसे प्रश्न करते हैं, आप एंकर बनने लग जाते हैं। अरे भाई, आपसे तो सवाल ही नहीं किया, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल, आप जब मैं अदिति जी ने मुझसे प्रश्न किया तो आप बीच में बोलने लग गए, लगातार बोलते रहे। सर, आपने सवाल उठाया था आपने, सुधींद्र भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आपके सवाल थे ना?
राजेश मिश्रा, मैं ना इनसे सवाल मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। ये आप डिबेट करने आए हैं या मोनोलॉग के लिए आए हैं? सर मैं क्या कह रही हूँ, इन्हें जवाब नहीं चाहिए। डिबेट है या मोनोलॉग है? प्लीज सर इस्लाम 20 सेकंड आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए सर। 20 सेकंड आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए प्लीज। नॉइज नहीं चाहिए, नॉइज नहीं चाहिए प्लीज, नॉइज नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए। अपने पूरे जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम है या प्रदेश का वेलफेयर स्कीम है, उसमें मैं चैलेंज करता हूं जो पार्टियां बैठी हैं सामने, उनके समय का, उनके कार्यकाल में देखे किस तरह से जो है वर्ग को देख के और समाज के अलग अलग वर्गों को देख के उनको दिया गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बोलता हूँ, आज बताइए इधर इनसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पूछे कि क्या उनको फटकार नहीं पड़ी थी? सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर जो थे वो यादव नहीं थे, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर यादव को भर दिया था। आखिर क्या कारण था कि यादव जो है सब डिस्ट्रिक्ट में यादव कलेक्टर क्यों थे? इससे समझ में आता है जाति पाति की राजनीति आप करते थे। उत्तर प्रदेश में तो एक ही खबर है, और जब करके सुन लीजिए भदौरिया जी, सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो आपने दलित समाज के सब लोगों को कलेक्टर भर दिया, आपने ऐसे को जो है सब दलित समाज के भर दिया, और इसके लिए आपको और समाजवादी पार्टी को दोनों को फटकार पड़ी। आप बताइए क्या हमने ऐसा किया? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा आप लोग किस तरह की दलीलें दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ, किसी एक पार्टी विशेष से नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन अपने से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, इसलिए वो दूसरे की कमी गिनाने बैठ जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप में से कोई नहीं देना चाहता कि सियासत वापस जात पात पर क्यों आ जाती है। आप लोग योग्यता, काबिलियत, विकास के नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ने के बारे में सोचते? समाजवादी, इसका जवाब आप नहीं देना चाहते, विकास के नाम पे आप नहीं देना चाहते इस पर जवाब। राजेश जी, कह रहा हूं मैं तो दावे के साथ मैं बोलूं? जी जी, आप ही से सवाल है मेरा। थोड़ी देर पहले आप कुछ खास लोगों में बौद्धिक स्तर ढूंढ रहे थे। देखिए मैं किसी में कोई कमी नहीं ढूंढता। आज जो उत्तर प्रदेश के हालात है मैं उस पर चर्चा कर रहा था, और राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए। राजनीति सदैव विकास के नाम पे होनी चाहिए, काम पे नाम पे होनी चाहिए, समाज और समाज में रहने वाले लोगों आपको ये कहने के लिए 42 मिनट लग गए सर। दुर्भाग्य है इधर आपको ये बात कहने के लिए 42 मिनट लग गए। आपका पहला जवाब सुना हूं, दर्शकों को दोबारा से। आदित्य जी आपने मुझे मौका नहीं दिया। अच्छा, आप सुनिए, किसी को भी ये डिबेट ऑनलाइन होती है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। दर्शकों से मैं अपील करूंगी, आप इस डिबेट को प्लीज ऑनलाइन जाकर देखिए। अगर आपने इस डिबेट को लेट ज्वाइन किया है, इस डिबेट को अगर लेट ज्वाइन किया है तो प्लीज इस डिबेट को ऑनलाइन जाकर देखिए। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही। और मैं ये भी मानती हूँ, जब लोगों के पास तर्क नहीं होते, जब लोगों के पास आंकड़े नहीं होते, जब लोगों के पास ये काबिलियत, या कहना चाहिए जब वो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, तो वो इसी तरह से आवाज ऊंची करके कुछ भी बोलकर बच निकलना चाहते हैं, जो कि इस डिबेट में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम होने नहीं देते, क्योंकि हम आंकड़ों की बात करते हैं, हम तर्कों की बात करते हैं, और साथ ही हम आपकी यानी अपने दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.